दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पेगास यूट्यूब चैनल की ओर से यूपीएससी और यूपीपीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के जीएस मेंस क्रैश कोर्स जो मुफ्त है कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जीएस का स्टैटिक पार्ट तथा जीएस का करंट दोनों ही कराया जाएगा। आज हम जीएस का फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट पेपर देखेंगे। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर का सिलेबस यहाँ पर है, आप सब परिचित हैं, इसको अच्छी तरह से देखना है आपको। जीएस फर्स्ट के अंतर्गत भारतीय कला एवं संस्कृति टॉपिक है, आधुनिक भारत का इतिहास एवं आज़ादी के बाद का भारत है, विश्व इतिहास है, भारतीय समाज है, भारत एवं विश्व का भूगोल है तथा उत्तर प्रदेश कला संस्कृति के संबंध में हम विशेष अध्ययन करेंगे। हाल ही के कुछ वर्षों में जो पिछले कुछ वर्ष है उसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो मेंस के क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर उन सभी का ये डाटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री भी अति महत्वपूर्ण है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से कम क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, दोनों में ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जबकि सोसाइटी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और ज्योग्राफी तो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। यूपीपीसीएस का अगर हम जी से देखें तो उसमें से भी हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है और जिसमें से 10 नंबर का जो पर्सन होता है उसमें 150 शब्द लिखने पड़ते हैं, जबकि 15 नंबर के क्वेश्चन में 250 शब्द लिखने पड़ते हैं। इसी तरह से यूपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, 8 नंबर में 125 वर्ड तथा 12 नंबर के पर्सन में 200 वर्ड लिखने होते हैं। भारतीय जो हमारा पेपर है जीएस फर्स्ट, उसके अंतर्गत आज जो हम अध्ययन करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति का करेंगे। भारतीय कला और संस्कृति में मुख्यतः ये टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं, स्थापत्य है, चित्रकला है, नृत्य है, संगीत है, हस्तकला है, धर्म एवं दर्शन है तथा साहित्य है। लेकिन हम क्रैश कोर्स में यहाँ पर अति महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से सदाबहार टॉपिक है उन्हीं को ही पढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत हम देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि कोई भी प्रश्न पत्र हो, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, उसमें हम अगर कुछ विशेष चीज़ें, विशेष शब्दावली, कुछ रिपोर्ट आदि अगर हम डाल दें तो उससे हमारे क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और उसमें हमारे नंबर अधिक आने की संभावना रहती है सामान्य उत्तर के, जिसमें विशेष रूप से हमें देखना है कि क्या क्या वे विशेष बुलेट पॉइंट है। जैसे कि भारतीय संविधान में अगर कला संस्कृति के बारे में कुछ कहा गया तो वो हमें जिक्र करना है। प्रस्तावना में कोई शब्द दिया है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद या कोई अधिनियम या भारत सरकार की कोई योजना कला संस्कृति से संबंधित है तो उसका हमें अपने प्रश्न में उत्तर लिखते समय जिक्र करना है। इसी तरह से एसडीजी की रिपोर्ट हो या सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट हो, कोई विरासत दिवस हो या किसी राज्य का कोई ब्रांड एम्बेसडर कला संस्कृति से संबंधित है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अन्य कोई महत्वपूर्ण डाटा, सूचकांक, रिपोर्ट तथा फ्लोचार्ट, ये सभी हमें अपने प्रश्न में इंक्लूडिंग करने हैं। आज हम क्योंकि कला और संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो कला संस्कृति से संबंधित अति महत्वपूर्ण शब्दावली जो आपके प्रश्नों का उत्तर लिखते समय उसको और प्रमाणिक बनाएगी, जिससे एग्जामिनर आपको अधिक मार्क्स दे सकेगा। इसके अंतर्गत हम ये प्रमुख शब्दावली अपने उत्तर में हमको बार बार प्रयोग करनी चाहिए, जैसे कि सांस्कृतिक समन्वय, वैश्विक संस्कृति, सांस्कृतिक क्षरण, सांस्कृतिक पतन, पहचान संकट यानी कि पहचान का संकट, गौरवशाली संस्कृति जैसे हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता गौरवशाली संस्कृति थी, सांस्कृतिक वैभव, सांस्कृतिक उन्नति, सांस्कृतिक सहयोग, औपनिवेशिक सांस्कृतिक मानसिकता, मूर्त अमूर्त संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, गौरवशाली विरासत, आधुनिक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण, मॉल कल्चर, सॉफ्ट पावर। भारत की सॉफ्ट पावर आप जानते हैं विश्व में
बहुत ही महत्वपूर्ण है। साझा सांस्कृतिक इतिहास, जैसे कि जो हमारे ये 7 कंट्री है इनका साझा संस्कृति है। अतुल्य भारत योजना, हमारी जो संस्कृति है उनको संवारने के लिए, लोगों को उनको दर्शन कराने के लिए इस तरह की जो सरकार की योजना है वे यूनेस्को प्रसाद योजना तथा कलात्मक सुंदरता ऐसे शब्दावली है जिनका आप अपने प्रश्न में कला और संस्कृति वाले टॉपिक में प्रयोग करेंगे। शब्दावली जो है वो हर पेपर की या हर टॉपिक की अपनी होती है, उसका विशेष महत्व है। यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट है जो आपके प्रश्न को उत्तर लिखते समय उसको और ज़्यादा प्रमाणिक बनाएंगे, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आज हम जो कला, भारतीय कला और संस्कृति है उसके अंतर्गत जिन जिन टॉपिकों को हमें पढ़ना है वो यहाँ पर है। ये कला, संस्कृति और सभ्यता है, हड़प्पा कालीन स्थापत्य है, स्तूप का अर्थ और विशेषताएं क्या है, सांची, भरूच, अमरावती स्तूप का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। मंदिर निर्माण की जो विभिन्न शैलियाँ हैं जैसे नागर शैली, वेसर शैली, सॉरी ये वेसर शैली है, रेसर शैली नहीं है। ये सल्तनत कालीन, मुगल कालीन और औपनिवेशिक कालीन स्थापत्य शैलियाँ। गांधार, मथुरा, अमरावती की मूर्ति कला, इनका तुलनात्मक अध्ययन। हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत का तुलनात्मक अध्ययन। मुगल कालीन एवं राजपूत कालीन चित्रकला, इसका भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्रैश कोर्स में केवल और केवल अति महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही चुना गया है जो हमेशा जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस नहीं कराया जा सकता, कम सिलेबस में कोर बातें बताकर अपना काम जो हमारा क्रैश कोर्स है उसको पूरा किया जाएगा। आज हम भारतीय कला और संस्कृति के अंतर्गत जिन टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार है। कला, संस्कृति और सभ्यता ये क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इसको हम देखेंगे। कला यह मानव के सौंदर्य बोध की बाहरी अभिव्यक्ति है। आप देखते होंगे जो भी हमें दिखाई देता है, चाहे वह चित्रकला है, स्थापत्य कला है, ये बाहरी अभिव्यक्ति है। संस्कृति क्या है, मानव की बौद्धिक उपलब्धियों का विभिन्न रूपों में प्रकटीकरण ही संस्कृति कहलाती है। यानी कि मानव के मस्तिष्क में जो विचार आया और उसने उस विचार को मूर्त रूप दे दिया, यानी कि हमने कोई मंदिर बनाया है, किसी संगीत की रचना की है या कोई चित्र बनाया है या उसकी विभिन्न रूपों में प्रकटीकरण है, यह संस्कृति कहलाती है। जब संस्कृति अपने मानकीकरण के स्तर को छू लेती है उसको सभ्यता कहते हैं। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति जब अपने भौतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के स्तर को छू ली तब वह हड़प्पा सभ्यता कहलाई। संस्कृति की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि संस्कृति सामाजिक होती है, यानी कि समाज से संबंधित होती है, समाज बहुत बड़ा है, ठीक है। संस्कृति सीखी जाती है, जैसे मैंने किसी से संगीत सीखा, मैंने किसी को अन्य को सिखाया और उसने किसी और को सिखाया, यानी कि ये एक दूसरे को सिखाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। जब ये सिखाई जाती है तो इसका मतलब है इसका हस्तांतरण संभव है, तभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। संस्कृति तृप्तिदायक होती है। संस्कृति के जो अंग हैं, यानी कि जो चाहे वो स्थापत्य हो या संगीत हो या नृत्य कला हो या चित्रकला हो, जब हम उनको देखते हैं तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। संस्कृति अव्यक्तिक होती है, या व्यक्ति की नहीं, ये समुदाय की होती है, समाज की होती है। संस्कृति समन्वयकारी होती है, जैसे भारतीय संस्कृति कैसी है, समन्वयकारी संस्कृति है। यहाँ पर सभी धर्मों के और सभी पंथों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। संस्कृति आदर्श रूप होती है, जैसे भारतीय संस्कृति आदर्श मानी जाती है कि भाईचारा, सॉफ्ट पावर, ये हमारी संस्कृति के कुछ रूप हैं। अब हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दूसरा हमारा जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, उसकी स्थापत्य कला को देखते हैं, स्थापत्य विशेषता और कला को भी देखते हैं। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर व्यापार वाणिज्य अत्यधिक विकसित रूप में था, इसलिए यह व्यापार वाणिज्य प्रधान संस्कृति थी, सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की कुछ स्थापत्य विशेषताएं हैं जो इसके पाकिस्तान में अवस्थित विभिन्न
जो नगर हैं, भारत में कुछ नगर हैं, उनमें इनकी विशेषताओं की स्थापत्य की झलक हमको दिखाई मिलती है। जैसे व्यवस्थित सड़कें थी, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वे व्यवस्थित थी, एक दूसरे के समकोण प्रकार से थी। सड़क के किनारे नालियाँ बनाई होती थी, वे नालियाँ ढकी जाती थी। जैसे आज हम देखते हैं कि जो भी हमारी सड़कें हैं, चाहे वे शहरी क्षेत्र की हो चाहे ग्रामीण, नाली सड़कों के किनारे होती हैं। कहीं कहीं पर शहरों में उनको ढक दिया जाता है, कि जबकि ग्रामीण में अक्सर खुली दिखाई देती हैं। यह हमें हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। यहाँ पर जैसे अनानागार, संकट के समय अनाज के भंडार होते थे। जैसे आज हमारे यहाँ पर FCI गोदाम है, राज्य सरकार के गोदाम है, गाँव में अपने गोदाम हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की हमारी देन है। स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से बहुत महत्वपूर्ण जो स्थापत्य संरचना है वह स्नानागार। यहाँ पर शायद इसका जो किसी भव्य आयोजन के समय इसमें यहाँ पर जैसे आयोजन किया जाता था तब यहाँ पर स्नान करते थे। इसी तरह से यहाँ पर जो नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के, वे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। एक को दुर्ग कहते हैं, दूसरों को नगरीय क्षेत्र कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची और पक्की ईंट दोनों से ही निर्मित संरचनाओं प्राप्त होती हैं। अनाज के भंडार है, कहीं पर अन्य कुछ संरचनाएं बनाई हैं, आवास बनाए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में अन्य कला के रूप है वे इस प्रकार है। यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिनमें दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति अति महत्वपूर्ण है। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। टेराकोटा की खिलौना गाड़ी तथा विभिन्न प्रकार की मुहरें भी प्राप्त हुई है, जिन पर विभिन्न प्रकार के जानवरों का अंकन या उनकी कलाकृति दिखाई गई है। यहाँ पर सोने, तांबे और हड्डी तथा मिट्टी से निर्मित विभिन्न गहने हड़प्पा सभ्यता से हमें विभिन्न नगरों में दिखाई देते हैं। अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अब हम उसका अध्ययन करते हैं, जिसको स्तूप कहते हैं। स्तूप का वैसे तो जिक्र पहली बार या इसका जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो वैदिक सभ्यता से मिलने शुरू होते हैं, लेकिन बौद्ध काल में इसका चरम विकास हुआ, यानी कि तेज़ी से विकास हुआ। इन स्तूपों में इसका स्तूप का अर्थ क्या है, इसके अंग क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और भारत में कई जगह पर जो स्तूप है उनका हम देखेंगे। आप जो ये देख रहे हैं ये स्तूप है। स्तूप को थुआ ढेर या ढेर कहते हैं। यह एक समाधि जैसी संरचना है जिसमें भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियां अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं संरक्षित रहती है। यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक स्तूप, पारभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजा आर्थिक स्तूप। ये स्तूप के विभिन्न प्रकार हैं। अब इस स्तूप के कुछ भाग हैं जो आप यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये इसके कुछ भाग हैं। अब हम इनको देखते हैं क्या है। अर्धगोलाकार चबूतरा होता है, ये जो देख रहे हैं ये अर्धगोलाकार है चबूतरा, इसको मेहदी कहते हैं। इस मेहदी पर एक अंड है, ये जो है ये उल्टे कटोरे के आकार का दिखाई देता है, अंड है। अंड के ऊपर ये चपटी हुई एक संरचना है, वेदिका नुमा होती है। इसी के ऊपर एक हर्मिका है, हर्मिका पवित्र होती है, और इस हर्मिका के ऊपर ये छत्र है। स्तूप में 3 से 7 तक छत्र हो सकते हैं। वेदिका के बाहरी, ये जो वेदिका है इसके बाहरी साइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रदक्षिणा पथ है, ये प्रदक्षिणा पथ है। और इस वेदिका के चारों ओर 4 बड़े द्वार होते हैं जिनको तोरण द्वार कहते हैं, ये वाले। इन द्वारों पर विभिन्न प्रकार के अंकन होते हैं, चित्रांकन होते हैं। उसमें बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से जातक कथाओं और लोक कलाओं से संबंधित चित्रों को उकेरा गया है। तो यह हमारा स्तूप का टॉपिक था। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के स्तूप प्राप्त हुए हैं। उनको ही आधार मानकर हमने सांची स्तूप और भरूच स्तूप और अमरावती स्तूप का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इनकी विशेषताएं जानेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है
तो इसके अंतर्गत एक तरफ हमने देखा कि ये स्तूप के विभिन्न अंग हैं। ये जो अंग हैं, इन अंगों में आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप जब प्रश्न लिखेंगे इसी तरह से उनको बना के लिख सकते हैं। जैसे अंड, सांची का जो स्तूप है वह अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार होते हुए वह ढका हुआ है, यानी कि वह सुरक्षित है। जबकि भरूच मध्य प्रदेश में इसका जो स्तूप है यह घंटाकार है, यह भी ढका हुआ और सुरक्षित है, वर्तमान में यानी कि सुरक्षित अवस्था में है। अमरावती का जो स्तूप है यह घंटाकार है और यह असुरक्षित है, यानी कि ये अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसका कुछ भाग का क्षरण हो गया है और यह संगमरमर से निर्मित है। आपने देखा है कि हर्मिका होती है स्तूप में, यह हर्मिका पवित्र होती है और यह जो सांची का स्तूप, भरत स्तूप और अमरावती स्तूप तीनों में ही पाई जाती हैं। हर्मिका के ऊपर छत्र लगे होते हैं। सांची में इन छत्रों की संख्या 3 है, भरूच में भी 3 है और अमरावती के स्तूप में इन छत्रों की संख्या 2 है। वेदिका यानी कि जो बाड़ा होता है यह बलुआ पत्थर से निर्मित है सांची का, और यह सादी है, इस पर किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं है। भरूच स्तूप लाल पत्थर से निर्मित वेदिका है और यह अलंकृत है, यह सादी नहीं, जैसे कि सांची की जो वेदिका वह सादी है, जबकि भरूच और अमरावती की अलंकृत वेदिका है। अमरावती स्तूप में लाल पत्थर से निर्मित है वेदिका और यह भी अलंकृत है, इस पर विभिन्न प्रकार की चित्रांकन शिल्प कलाएँ उकेरी गई हैं। तोरण द्वार, सांची का जो स्तूप है उसमें 4 तोरण द्वार हैं और उन तोरण द्वार पर विभिन्न प्रकार के शिल्पों को उकेरा गया है। भरूच स्तूप में मूल रूप से 4 तोरण द्वार थे, वर्तमान में 1 है और उस पर शिल्पांकन किया गया है। जबकि अमरावती स्तूप खुले में बनाए गए हैं, उन पर कोई तोरण द्वार नहीं है और यहाँ पर जो शिल्प है वेदिका पर उस पर शिल्प उकेरे गए हैं। शिल्प, सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा तथा लोक परंपरा से संबंधित, उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र हैं या उनसे संबंधित हैं। जबकि भरूच स्तूप में हीनयान और लोक परंपरा से संबंधित है तथा अमरावती का स्तूप बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान दोनों शाखाओं तथा लोक परंपरा से संबंधित, उसमें चित्रांकन, उसकी जो सजावट है वो इनसे संबंधित दिखाई देती हैं। अब हम भारत में मिलने वाली मंदिरों की विभिन्न शैलियों को देखते हैं। भारत में मुख्यतः 3 मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, जिसमें नागर शैली, दरबारी शैली और वेसिल शैली है। इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नागर मंदिर शैली, वेसर शैली तथा द्रविड़ शैली, इन तीनों मंदिर शैलियों का निर्माण अलग अलग राजाओं के संरक्षण में हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, अलग अलग समय पे हुआ। नागर मंदिर शैली यह हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल जो पर्वत है उसके बीच के क्षेत्र में हमें दिखाई देती है, जिसमें हमारा ये मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सभी आ जाते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। इस शैली का विकास 7वीं से 13वीं सदी के अंतर्गत गुप्त काल में उद्भव हुआ। नागर शैली के जो मंदिर हैं वह अधिष्ठान पर बनाए जाते हैं, यानी कि प्लेन भूमि से थोड़ी सी उठी हुई भूमि पर बनाए जाते हैं, चबूतरे पर बनाए जाते हैं और इनका जो गर्भगृह होता है वह चौकोर होता है। इन मंदिर का जो शिखर होता है, नागर शैली के मंदिर का रेखे शिखर होता है। शिखर पर आमलक होता है, आमलक पर एक कलश लगा रहता है। गर्भगृह के सामने मंडप होते हैं। शिखर सामान्यतः 1 मंजिला होता है। तोरण द्वार भी होते हैं। नागर शैली के मंदिरों का उदाहरण जैसे खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये नागर शैली के मंदिर हैं। वेसर मंदिर शैली यह विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के मध्य के क्षेत्रों में मिलते हैं। इस शैली का विकास 7वीं से 13वीं सदी के मध्य विभिन्न शासकों के समय हुआ, जिसमें पश्चिमी चालुक्य शासक
होयसल शासकों के द्वारा इसका संरक्षण किया गया है। यह मंदिर निर्माण की मौलिक शैली नहीं है। जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली ये मौलिक शैली है, यह मौलिक शैली नहीं है, यह मिश्रित शैली है। जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के तत्व इस शैली यानी कि बेसर शैली के मंदिरों में दिखाई देते हैं। नागर के तत्व जैसे अलंकरण, मंदिर में जो अलंकृत किया गया है, आमलक तथा कलश, ये नागर शैली से लिए गए हैं। वेसर मंदिर में द्रविड़ तत्व भी लिए गए हैं, जैसे मंदिर का नियोजन किस प्रकार करना है, उसका विमान, मंडप, स्तंभ, छत्र, पिरामिड, शिखर, ये द्रविड़ शैली के तत्व दिखाई देते हैं। इस तरह के मंदिर के उदाहरण एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर और एहोल का मंदिर, ये वेसर शैली के मंदिर हैं। द्रविड़ शैली यह कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में दिखाई देती है, खासकर दक्षिण भारत में। और इसका विकास 7वीं से 14वीं सदी के मध्य पल्लव शासकों, चोल, विजयनगर और नायक शासकों के संरक्षण में इन मंदिरों का विकास हुआ। यह मंदिर अधिष्ठान पर नहीं बनाए जाते जैसे कि नागर शैली में बनाए जाते थे ऊपर चबूते से, ये नीचे से बनाए जाते हैं। गर्भगृह इनका वर्गाकार होता है। इनका जो शिखर होता है वह पिरामिड शिखर होता है। शिखर बहुमंजिला होता है, जबकि नागर शैली, वेसर शैली में शिखर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में बड़े बड़े शिखर दिखाई देते हैं। मंदिर प्राचीर के प्रांगण में विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे तालाब है, छोटे मंदिर है, अन्य विशेष संरचनाएं बनाई जाती हैं। इन मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है, जिसको गोपुरम कहते हैं, वह भव्य होता है, विशाल होता है। उसमें राजाओं के जिन राजाओं के द्वारा वो मंदिर का निर्माण किया गया था या जिनके समय में भी हुए, उनका प्रभाव दिखता है उनके द्वारों पर। इसके उदाहरण, द्रविड़ शैली के मंदिर के उदाहरण मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर है। अब हम सल्तनत कालीन स्थापत्य, मुगल कालीन स्थापत्य और औपनिवेशिक स्थापत्य की शैलियाँ देखते हैं, उनकी विशेषताएं देखते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य में आप जानते हैं सल्तनत में विभिन्न समय पर अलग अलग शासकों ने शासन किया, तो उससे एक मिश्रित शैली का विकास हुआ, जिसको सल्तनत कालीन स्थापत्य कहते हैं। यह जो शैली है भारतीय और इस्लामिक शैली की मिश्रित शैली है, समन्वित शैली, क्योंकि इसमें भारतीय तत्व भी लिए गए और इस्लाम के तत्व भी लिए गए हैं। यह सुर्खी चूना से निर्मित होती थी स्थापत्य, चाहे वो कोई मस्जिद हो या कोई मीनार हो या कोई किला हो। गुंबद होता था, उनमें मेहराब होता था, नक्काशी भी की जाती थी। प्रारंभ में हिंदू स्थापत्य पर इनका विकास किया गया, बाद में ये स्वतंत्र रूप से बनने लगे। जैसे आप अढ़ाई दिन का झोपड़ा देख सकते हैं, कुतुब मीनार देख सकते हैं, अजमेर की में जो संरचनाएं बनाई हैं वे देख सकते हैं, और फिरोजाबाद नगर में काफ़ी सारी इमारतें हैं फिरोज तुगलक ने जो बनवाया है, वहाँ पर देख सकते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य की विशेषताएं, सल्तनत काल के बाद मुगल काल आया, उसमें जो स्थापत्य थी उनका और बेहतर तरीके से निर्माण किया गया, जिसमें इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। ये स्थापत्य योजनाबद्ध होती थी, विशाल भवन होते थे। आप चाहे वो लाल किला हो या आगरे का ताजमहल हो, वे विशाल है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे। संगमरमर के पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर मेहराब और सहतीर दोनों ही का ही समन्वय किया गया है। दोहरे गुंबद होते थे। जो दुर्ग की जो प्राचीर होती थी यानी कि दीवार होती थी, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती थी। जैसे आप दिल्ली के लाल किले में जाएंगे, वहाँ पर तख्ते ताऊस है, रानी के नहाने के लिए विशेष संरचना है, आम दीवाने आम है, दीवाने खास है, इस प्रकार की। चारबाग उद्यानशाली भी इसमें कहीं कहीं पर दिखाई देती हैं। जुड़ाई के लिए गारे का प्रयोग करते थे। अगर हम मुगल कालीन स्थापत्य के उदाहरण देखें, उसमें आगरे का ताजमहल तथा दिल्ली का लाल किला आदि हमें दिखाई देते हैं।
ओपन जब मुगलों के बाद भारत में यूरोपियन यानी कि विदेशी शासक आए, अंग्रेज आए, तो उसके समय क्योंकि उनका आगमन विभिन्न चरणों में हुआ, विभिन्न समयों पे हुआ, इसलिए अलग अलग समय पे विविध शहर और भवन का निर्माण किया गया आवश्यकता अनुसार। इसी शैली को औपनिवेशिक स्थापत्य शैली कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 शैली हैं, जिसमें नव क्लासिक शैली, इस पर प्राचीन रोमन प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जैसे मुंबई का टाउन हॉल। दूसरी औपनिवेशिक स्थापत्य शैली नव गोथिक शैली है। इस पर मध्यकालीन यूरोपीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ऊंची उठी हुई छत, नोकदार मेहराब, बारीक सज्जा, साज सज्जा जैसे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका उदाहरण मुंबई का हाई कोर्ट तथा सचिवालय, इस तरह की बिल्डिंगें नव गोथिक शैली में निर्मित हैं। इंडो शोर्सनिक शैली, यह एक मिश्रित शैली है। मध्यकालीन भारत में इस तरह की शैली दिखाई देती है। यह भारतीय यूरोपीय जो स्थापत्य शैली है उनकी मिश्रित शैली है। जैसे भारत के विभिन्न स्थानों पर जो रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे जाएंगे और डाकघर दिखाई जाएंगे, वह इंडो शोर्सनिक शैली में निर्मित है। अब हम मूर्तिकला, जो कला और संस्कृति के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मूर्तिकला के अंतर्गत गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, अमरावती मूर्तिकला को देखते हैं। गांधार मूर्तिकला का विकास मौर्योत्तर काल में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान के गांधार, पेशावर के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। इस शैली पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर यूनानी देवी देवताओं का प्रभाव मुख्यतः देखा जाता है। मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। नीले पत्थर से ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इस समय बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं, जैसे बोधिसत्व। यहाँ पर यूरोपीय प्रभाव के अनुसार बुद्ध को मूछ, दाढ़ी, घुंघराले बालों वाला दिखाई दिया गया है। उनके कपड़ों में सिलवट दिखाई दी गई है। मुख पर तेज और आभा मंडल दिखाई पड़ता है। इसी तरह मथुरा शैली, मथुरा मूर्तिकला शैली के अंतर्गत मौर्योत्तर काल में इसका विकास हुआ, खासकर कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ। यह मूलतः स्वदेशी शैली थी। गांधार शैली पे जहाँ यूरोपीय प्रभाव था, जबकि मथुरा और अमरावती शैली दोनों स्वदेशी शैली थी। अमरावती की अपेक्षा जो मथुरा शैली है, यह लाल बलुआ पत्थर से इस मूर्तिकला का विकास हुआ है। विविध विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जहाँ पर गांधार मूर्तिकला में हमें मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित दिखाई देती है, जबकि मथुरा में बौद्ध के अलावा जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तिकला भी दिखाई देती है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के बाल, अलंकरण और वस्त्र कम है, जैसे कि गांधार शैली में बाल भी दिखाए हैं, अलंकृत अत्यधिक है। यहाँ पर वस्त्र अपेक्षाकृत कम है। प्रभामंडल भी दिखाया गया है। आध्यात्मिक मुद्रा में बुद्ध को अंकन किया गया है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शुद्ध भारतीय शैली है। अधिकांश शैली सिंहासन आसीन है, यानी कि बुद्ध को बैठे हुई अवस्था में दिखाया गया है मथुरा मूर्तिकला में। अब हम अमरावती मूर्तिकला को देखते हैं। अमरावती मूर्तिकला मौर्योत्तर काल सातवाहन शासकों में संरक्षण में इनका विकास हुआ। यह मुख्यतः अमरावती, नागार्जुन क्षेत्रों में हमें दिखाई देती है। यह भी मथुरा मूर्तिकला की तरह स्वदेशी शैली है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तिकला है। सफ़ेद संगमरमर पत्थर से निर्मित है ये मूर्तियाँ। इन पे भगवान बुद्ध, उनके जीवन की कथाओं का अंकन किया गया है। जातक कथाओं पर आधारित है। इसमें भगवान बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। अब हम संगीत की शैलियाँ देखते हैं। संगीत में मुख्यतः भारत में 2 प्रकार की शैली प्रचलित है। एक
उत्तरी भारत में हिंदुस्तान संगीत शैली और दक्षिणी भारत में कर्नाटक संगीत शैली। हिंदुस्तानी संगीत शैली में अरबी फारसी प्रभाव दिखाई देता है। इस शैली के अंतर्गत 6 राग होते हैं और ये समय का पालन इस संगीत शैली में किया जाता है। समय के पालन से अनेक उप शैलियों का विकास हुआ है जिन्हें घराना कहते हैं, जैसे लखनऊ घराना, बनारस घराना, ये संगीत के घराने हैं। इनमें कलाकारों को पर्याप्त स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। हिंदुस्तान संगीत शैली में हिंदुस्तान संगीत शैली के प्रमुख वाद्य जो यंत्र हैं उसमें तबला है, सितार है, संतूर है। हिंदुस्तान संगीत शैली मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित है। कर्नाटक संगीत शैली यह स्वदेशी शैली है। यह शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली की तरह मिश्रित शैली ना होकर स्वदेशी शैली है। जहाँ हिंदुस्तान संगीत शैली में 6 राग है तो यहाँ पर 12 राग है। यहाँ पर समय पालन नहीं किया जाता, यानी कि जो 72 राग है, 12 नहीं 72 राग है, उनमें अलग अलग समय या समय के अनुसार नहीं गाए उनका पालन किया जाता है। यह एक ही शैली है। जैसे उत्तर भारत में जो हिंदुस्तान संगीत शैली है उसमें घराना का जो प्रचलन हुआ है, कर्नाटक संगीत शैली में इस तरह के घराने नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कलाकार को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं है जैसे कि हिंदुस्तान संगीत शैली में। कर्नाटक संगीत शैली के जो वाद्य यंत्र हैं उसमें वीणा है, मृदंग है और कर्नाटक संगीत शैली दक्षिणी भारत में प्रचलित है। अब हम हमारे कला और संस्कृति के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो चित्रकला है, यह मुगलों की चित्रकला और राजपूतकालीन चित्रकला, उसको देखते हैं। मुगल कालीन चित्रकला का विकास 16वीं से 18वीं सदी के अंतर्गत हुआ और इसका आधार ईरानी वैभव था। जिस तरह से ईरान में ठाट बाट और शाही दरबार या शाही शैली का विकास हुआ, इसी तरह से भारत में भी शाही शैली का विकास हुआ। यहाँ पर मानव सामान्य कद काठी के होते थे। ज़्यादातर चित्र व्यक्ति आधारित होते थे, जैसे शिकार करना या राजा को, सुल्तान को बैठे दिखाई देना गद्दी पर। चित्र एल्बम के रूप में होते थे और यह शैली लघु चित्र शैली है। जबकि राजपूत कालीन जो चित्रकला है उसका विकास 17वीं से 18वीं सदी में हुआ है और यह स्थानीय शैली है, आम जन की शैली है। जिस तरह से मुगल कालीन जो चित्रकला है वह शाही चित्रकला है, यानी कि राजसी ठाट बाट की चित्रकला है, जबकि राजपूत जो कालीन चित्रकला है वह आम लोगों की चित्रकला है। यहाँ पर जो मानव है वह आदम कद मानव होता था, यानी कि हष्टपुष्ट होता था मानव। ज़्यादातर चित्र यहाँ पर जो बनाए गए स्त्री सौंदर्य के बनाए गए हैं और स्त्री का संपूर्ण सौंदर्य का चित्रण किया गया है इन चित्रों में। यहाँ पर चित्र दीवार पर, छतों पर बनाए गए हैं। चित्र व्यक्तिगत तथा एल्बम के रूप में, दोनों रूप में मिलते हैं। प्रारंभ में चित्र जो होते थे भित्ति चित्र होते थे, लेकिन बाद में लघु चित्र शैली का भी विकास हुआ। दोस्तों, फर्स्ट पेपर का आर्ट एंड कल्चर का जो क्रैश कोर्स में अति महत्वपूर्ण टॉपिक थे, हमने उन सभी को कवर किया और आर्ट एंड कल्चर की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।